चर्चा करेंगे हम एनुअल एग्जामिनेशन 2020 में आईएससी और आईकम हिंदी प्रश्न पत्र जो 100 अंक का आता है, इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए हिंदी का प्रश्न पत्र 100 अंक का, उसमें जो व्याकरण के प्रश्न आते हैं, हमने देखा है कि 34 प्रश्न व्याकरण से आते हैं, 34। तो वो पास करने की दृष्टि से भी और हिंदी की जानकारी के लिए भी व्याकरण की जानकारी अति महत्वपूर्ण है। तो देख रहे हैं कि कौन कौन प्रश्न आए हैं व्याकरण के, उनकी व्याख्यात्मक व्याख्या करेंगे हम, उस पर टिप्पणी, उसकी व्याख्या करेंगे कि इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है और क्यों सही है। कुछ हमने व्याकरण के अध्यायों का अध्ययन किया है, तो उससे देखेंगे कि क्या सहायता मिलती है और आगे जो हल किए जाएंगे उनसे क्या सहायता मिलती है इन प्रश्न पत्रों में। 2020, 2019, 2018 विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनमें देखेंगे कि किस तरह से व्याकरण के प्रश्न आते हैं। पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं विद्यार्थी हल करते हैं, लेकिन व्याकरण से जो प्रश्न हैं जिनकी व्याख्या जरूरी है, केवल उत्तर नहीं, उन पर हम चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है उसमें, धनहीन शब्द कौन सा समास है। 2020 के प्रश्न पत्र में छठा प्रश्न है कि धनहीन शब्द कौन सा समास है। धनहीन, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ये धनहीन जो है विग्रह करने पर पता चलता है कि कौन सा समास है। कोई भी शब्द समास निर्णय करना हो कि कौन समास है तो विग्रह से पता चलता है। हिंदी में इसका विग्रह जब हम करते हैं तो होता है धन से हीन, धनहीन। संस्कृत में होता है धनेन हीन, धनहीन। इसका मतलब कि धन से हीन जिस समास में कारक की विभक्तियां लगी रहती हैं, हमने देखा है कि कारक की विभक्तियां होती हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। ये विभक्तियां जिनके बीच में आती हैं, इन विभक्तियों को छोड़कर जब 2 पद आपस में मिल जाते हैं समास होता है, और उन विभक्तियों के आधार पर उस तत्पुरुष समास का नामकरण होता है। तो इसमें तो ये पूछा नहीं है तत्पुरुष समास का कौन भेद है, विकल्प के आधार पर ही उत्तर देंगे। तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व जब दिया है और हम देख रहे हैं कि धन से हीन विभक्ति युक्त यह समास है, तो यह तत्पुरुष समास ही है। धन से हीन, विभक्ति है यहां, कर्ण से तृतीय विभक्ति। धनेन हीन तृतीय विभक्ति लग रही है संस्कृत में, उसको संस्कृत में हम कर्ण तत्पुरुष भी कहते हैं, तृतीया तत्पुरुष भी कहते हैं। अब विकल्प में जब केवल यही चयन करना है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है, तो तत्पुरुष समास, इसका पहला उत्तर सही है। डिटर्मिनेटिव कंपाउंड अंग्रेजी में इसको कहते हैं। क्यों तत्पुरुष इसका नाम दिया गया है? परिभाषा दी जाती है कि उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। उत्तर पद का जब अर्थ प्रधान हो तो वह तत्पुरुष होता है। उत्तर पद इसमें हीन है, धनहीन, गरीब, निर्धन, वो आश्रय है इसका। इसमें धन का अर्थ प्रधान नहीं, हीन का अर्थ प्रधान है। धन से जो हीन हो गया है वो धनहीन है, तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय का जब अध्याय देखेंगे तो उसमें हिंदी के जो प्रत्यय हैं, हिंदी का ही प्रत्यय है चतुराई। चतुराई देखेंगे
इसमें विकल्प बहुत सारे दिए गए हैं। राई, बच्चों को एक तरह से जांचने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए राई प्रत्यय भी दिया गया है। बहुत लड़के जो इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो देख लें कि राई लास्ट में है इसलिए वो प्रत्यय है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदलते हैं। ई प्रत्यय, ई लास्ट में ई है इसलिए इसको भी दिया गया है, ह्रस्व ई दिया गया है और लास्ट में है आई। आई अब चूंकि चतुर से बना है चतुराई, चतुर विशेषण है, क्लेवर, आई प्रत्यय लगा करके इसको संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बना दिया गया है, इसलिए आई प्रत्यय है इसमें। लड़ाई, चढ़ाई, आई प्रत्यय है हिंदी का, इसलिए इसमें आई प्रत्यय है। डी विकल्प सही है। व्याख्या केवल कर रहे हैं प्रश्न का कि उत्तर ये सही है तो क्यों सही है। अगला है जड़ शब्द का विलोम क्या होगा। जड़ का विलोम, जंगम, जन्म, चेतन, नश्वर। जड़ चेतन एक तरह से सहचरी शब्द है, जड़ चेतन साथ साथ आते हैं, तो जड़ का विलोम चेतन। जड़ जिसमें चेतन नहीं हो, चेतना नहीं हो, और चेतन का मतलब जिसमें चेतना हो, कॉन्शस हो, तो जड़ चेतन सबके स्वामी। जड़ चेतन साथ चलने वाले हैं। जड़ चेतन क्या है, द्वंद्व समास हो गया, जड़ चेतन एक ही में लगा दिया गया, तो जड़ अथवा चेतन विपरीतार्थ विलोम शब्दों का द्वंद्व समास हुआ, जड़ चेतन, इसलिए जड़ का विलोम चेतन इसमें सुटेबल है। सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सुक्ति, ये शब्द लिखा गया है, इसको संधि के अध्याय में हमने देखा है। सुक्ति का निश्चित रूप से इसमें दिया गया है स प्लस उक्ति, स प्लस उक्ति, इसमें अ मिल के उ मिल के सु नहीं होगा, इसलिए गलत है। जो नियम जानते होंगे वो तो पहचान ही लगे। दूसरा दिया गया है सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति, ह्रस्व और ह्रस्व मिल के दीर्घऊ सुक्ति। तीसरा है सु प्लस उक्ति, दीर्घऊ और ह्रस्व है, दीर्घऊ ह्रस्व मिलके दीर्घऊ होता है। सु प्लस उक्ति। अगला है विकल्प सु प्लस, यहां दीर्घऊ वाला उक्ति है, यहां से नहीं, यहां से। वर्णों के मेल से दीर्घऊ होना, इस ये तो एकदम गलत है। अ प्लस उ मिल के उ नहीं होता है दीर्घऊ। ह्रस्व प्लस ह्रस्व मिल के दीर्घऊ होता है, ठीक है। दीर्घऊ प्लस ह्रस्व मिल के दीर्घऊ होता है, दीर्घऊ प्लस दीर्घऊ मिल के दीर्घऊ होता है। तीनों तो नियम वर्ण मिल के दीर्घऊ हो जाते हैं। सु उक्ति इधर तो ठीक है उक्ति, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्यों ये गलत है, कि सु ये सही नहीं है। सु माने अच्छा, सुष्ठु, सु दीर्घऊ से नहीं ह्रस्व से होता है, इसलिए ये नहीं सही है। उक्ति भी दीर्घऊ से नहीं लिखी जाती है, और सु उपसर्ग जो है वो भी दीर्घऊ से नहीं है, इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही है। विकल्प इसका दूसरा सही है, बी। तो एक तरह से कारण सहित व्याख्या जानना जरूरी है कि ये सही है तो क्यों सही है, व्याख्यात्मक हल। अगला एक प्रश्न है, जीवन भर का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द हम बनाते हैं, इसमें है जीवन भर। विकल्प दिया गया है जीवनार। कैसे कैसे विकल्प दिए जाते हैं कि बच्चे भूल के भी आंसर देंगे उसमें। जिंदगी, जीवन भर का जिंदगी, आजीवन, सजीवन,
इन चारों में से विकल्प सही है आजीवन। आजीवन माने जीवन भर। आमरण माने मरते दम तक। आमरण अनशन होता है। आमरण माने लगता है जब आपाद मस्तक, मतलब पैर से लेके मस्तक तक पूरा। इसी तरह से आजीवन मतलब जीवन भर। जीवन भर का एक शब्द हुआ आजीवन। अगला शब्द है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, उसे कहते हैं। जिससे किसी बात के न होने का, नहीं का बोध हो, वाक्य का भेद है यह। विकल्प है विधिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। इस विकल्प में गलत होने की गुंजाइश नहीं है, चूंकि न होने का बोध होता है इसलिए निषेध निगेटिव वाक्य सेंटेंस है। निषेधवाचक वाक्य में नहीं होने का भाव होता है, जिसे भरना ही पड़ता है। ये कह रहा है किसी वाक्य में न होने का भाव हो, किसी क्रिया के न होने का भाव हो, वो किस तरह का वाक्य है। निषेधवाचक एक विकल्प सही है। विकल्प कई तरह के होते हैं, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न, वो जिसमें कई कई सही नजर आते हैं, उसमें से जो सबसे अच्छा सही है वो आंसर सही होगा। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें एक ही सही है, 3 गलत हैं सीधे। निषेधवाचक बिल्कुल सही है। आगामी शब्द का विलोम क्या है देखिएगा। आगामी माने आने वाला। इसका विलोम दिया गया है आगत। देखिए, जिसकी व्याख्या जरूरी है उसको लिखेंगे यहां। आगत, विगत, पूर्वगत और चौथा विकल्प है निर्गत। इस 4 विकल्प दिए गए हैं। आगत होगा ही नहीं, आगत माने आया हुआ। आगत, निर्गत, निर्गत उधर है, निर्गत माने गया हुआ, जो इशू कर दिया गया, निकाल दिया गया, जो इसको आउट गोइंग जो है वो भी नहीं है। अब 2 बचे विगत और पूर्वगत। पूर्वगत माने जो पूर्वगत पहले चला गया जो, और विगत पूर्वगत के पश्चगत हो सकता है, बाद में जाने वाला। लेकिन विगत जो है एक इसका चारों में सबसे सही विलोम नजर आता है, विगत। आगामी माने आने वाला, फ्यूचर, फोर्थ कमिंग, आगे आने वाला। लेकिन विगत का अर्थ हुआ जो बीत चुका है, आने वाला नहीं है, जो बीत गया है, विगत। एक गत है, 2 देखिए, वी उपसर्ग है गत में। गत माने जो चला गया जो है। गत वर्ष के मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल। और यदि हम विगत वर्ष कह दें, गत और विगत केवल कहेंगे तो बहुत अंतर नहीं है, लास्ट, प्रीवियस। लेकिन गत वर्ष कह देते हैं और विगत वर्ष कहते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। यहाँ बहुत बारीक अंतर है, समझने की बात है। व्यवहार में हम लोग विगत वर्ष, विगत वित्तीय वर्ष, विगत शैक्षणिक वर्ष बोल देते हैं, और 20 से 21 चल रहा है तो विगत वर्ष का मतलब 19-20 लगा लेते हैं। व्यवहार में जो भी हो, लेखन में जो भी हो, लेकिन ये सही नहीं है। विगत वर्ष का मतलब पिछले साल नहीं हुआ, ईयर बिफोर लास्ट ईयर। जिसे हम लोग यस्टरडे को कल कहते हैं, बीता हुआ, और परसों कहते हैं ये डे बिफोर यस्टरडे, परसों। उस तरह से इस सेंस में है विगत। गत वर्ष पिछले साल, लास्ट ईयर। वी लग गया तो उससे भी पिछले साल, ईयर बिफोर लास्ट ईयर। यदि 20 से 21 वर्ष सत्र चल रहा है, 20 से 21, तो गत वर्ष हुआ 19-20 और विगत वर्ष हुआ 18-19। ये विगत का अर्थ है। तो आगामी का विलोम इसमें सुटेबल है विगत। एक चीज जानने लायक बताई हमने, गत और विगत में क्या अंतर है। लास्ट ईयर एंड ए ईयर बिफोर लास्ट ईयर। संवत एक शब्द है, संवत,
संवत, संवत का संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद पूछ रहा है। सीधे सीधी अनुस्वार जब है तो इसमें सम लगा है, इधर वत है, समवत, संवत मन वर्ष। अभी हल चिन्ह अंत में क्यों है? यहाँ संवत में हटा दे तो क्या अंतर पड़ता है, लगा दे तो क्या अंतर है, क्यों लगाया गया है? ये पूरा शब्द है संवत्सर, ये इतना है पूरा संवत्सर, वत्सर, ये वत्सर है। सम माने कंप्लीटली, विथ भी, और वत्सर माने ईयर, वर्ष, कंप्लीट ईयर। संवत्सर, संवत्सर पूरे कंप्लीट ईयर को, जो ऋतुएं होती हैं 6 उसको मिला दिया गया है तो संवत्सर। संवत माने संवत साल, विक्रमादित्य संवत साल बिफोर बीसी, हम लोग 57 वर्ष पहले कहते हैं, ईसा के 57 वर्ष पूर्व से, बीसी 57, तो संवत संधि विच्छेद ये हुआ, उसकी चर्चा मैंने किया है। संवत्सर है, संवत है, ये संधि विच्छेद है उसका। आगे और दिया गया था इसमें संवत, समवत, सनवत, 3 स्पष्ट रूप से गलत है, एक सही है, समवत, इसका संधि विच्छेद सही है। अगला प्रश्न है, आदर शब्द का विशेषण क्या है? आदर, आदर का विशेषण बनाना है। इसमें हम बना सकते हैं आदरणीय, ये विशेषण है आदरणीय। नीय लगा है 9/11 के चलते, और दिया गया है सादर। आदर में सौ उपसर्ग लग गया, सादर उसका विशेषण नहीं हुआ। आदर पूर्वक क्रिया विशेषण हो गया, विशेषण नहीं है। आदरणीय ये सही है। आगे है आदरीय, वो तो कोई शब्द नहीं है, इसलिए आदर का विशेषण हुआ आदरणीय। अगला है अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, 4 दिया गया है विकल्प, अ, अति, अतिरि, अतिरिक्त, अतिरिक्त, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। हम ये जान रहे हैं कि चारों में से अति उपसर्ग सही है, अति उपसर्ग है ही, इसलिए अतिरिक्त। रिक्त माने खाली, अति माने अधिक खाली, रित भी रिच से बना है, रिक्त पास्ट टेंस है, रिच, रिच माने खाली, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त माने जो खाली है पहले से ही, भूतकाल, रिच माने खाली, अब तलक के रिक्त हो गया वो। अतिरिक्त, अति उपसर्ग है इसमें, ये विकल्प सही हो गया दूसरा। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या है? इसमें है मंदाकिनी, आगार, मंदाकिनी, दूसरा विकल्प है आगार, तीसरा विकल्प है अनंत, चौथा विकल्प है महाकाय। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आगार माने गंगा का कोई पर्यायवाची नहीं, आगार माने घर होता है, शस्त्रागार, कारागार, आगार, अनंत है नहीं। महाकाय का मतलब विशाल शरीर, काय माने शरीर, वो भी नहीं है। तो स्पष्ट रूप से मंदाकिनी विकल्प है, मंदाकिनी, मंदाकिनी। देखिए पर्यायवाची जो शब्द हैं, पर्यायवाची जो शब्द हैं
उनमें भी काफी अंतर होता है अर्थ में। मंदाकिनी, मंदाकिनी क्यों नाम दिया गया है? केदारनाथ से गंगा, गंगा की ही एक शाखा है मंदाकिनी, केदारनाथ से निकल के। लेकिन इस शब्द का क्या अर्थ है? मंदाकिनी शब्द का क्या अर्थ है? मंद, मंद है उसमें, मंद माने स्लोली, गोइंग स्लोली, स्ट्रीमिंग स्लोली, धीरे धीरे जो बहती हो, धीरे धीरे जो जिसकी धारा हो, वो मंदाकिनी है। मंद माने धीरे, और अक माने टू गो, जाना, जो धीरे गमन करती हो। गंगा में भी गमन है, मंदाकिनी में भी अकिनी जो है, अक, अकिनी क्यों लगा? इनी प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाया गया है। नहीं तो इसमें अक धातु है, अक माने टू गो, जाना, गमन करना। इसमें भी गम, गा, गमन है। मंदाकिनी में भी गमन है, लेकिन मंद, धीरे धीरे। वो नदी जिसका पानी धीरे धीरे बह रहा हो, मंदाकिनी नाम है। ऐसे स्वर गंगा, मंदाकिनी, आकाश गंगा को कहते हैं हम लोग, लेकिन पर्यायवाची उन चारों की अपेक्षा ऐसा ही गंगा का एक नाम है मंदाकिनी। मंदम गच्छति, मंदम अकति, इसलिए मंदाकिनी। मंदम अकति मतलब मंदम गच्छति इति, गोइंग स्लोली, स्ट्रीमिंग स्लोली, मंदाकिनी, इसलिए पर्यायवाची है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत गिनना, दांत क्यों गिनते हैं? उम्र पता लगाने के लिए। तो दांत का गिनना, उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, इस मुहावरे का अर्थ नहीं है। चकित होना, दांत गिनना का यह भी अर्थ नहीं है। लज्जित होना, यह भी अर्थ नहीं है। तो दांत गिनना का एक अर्थ है उम्र पता लगाना, ये मुहावरा है, इसका अर्थ है। मतलब क्या क्या आ रहा है हिंदी में, इस प्रश्न पत्र में देखते हैं हम। समास, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, उपसर्ग क्या लगा है, हाँ? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, व्याकरण के अध्याय आ रहे हैं। एक प्रश्न आ गया किसी अध्याय से, मतलब वो सिलेबस में है। संधि विच्छेद, उपसर्ग, पर्यायवाची, मुहावरा, सब अध्याय को टच कर रहा है। विकास शब्द में उपसर्ग है, विकास, विकास शब्द में उपसर्ग है। ऐसे देखिए तो इनकरेक्ट है विकास, ये विकास है, लिखते हैं हम, अलग बात है। विकास इस प्रश्न पत्र में भी लिखा गया है दंत स से, वो ठीक है, चलता है, हम उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन टिप्पणी कर रहे हैं इस बात की कि विकास ये शब्द है। काश, काश माने प्रकट होना। काश संस्कृत का शब्द है। काश माने टू शाइन, चमकना। काश का अर्थ होता है टू शाइन, चमकना, प्रकट होना। कौन कौन उपसर्ग लगा के कैसे कैसे बनता है, देखिए। विकास, आकाश, यदि इसमें हम आ लगा दें तो हो गया आकाश, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आकाश माने प्रकट होना। आकाश जिसको क्यों कहते हैं? आ माने अच्छी तरह से, वेल, काश माने जो प्रकट हो, इसलिए वो आकाश है। प्रकाश, प्र लगा दिए तो हो गया प्रकाश। प्रकाश क्या है? जिसमें चीजें प्रकट दिखाई देने लगती हैं। काश माने प्रकट होना, साइन, चमकना, इसलिए प्रकाश है। आकाश, प्रकाश, विकास। हम लोग अवकाश लेते हैं, अवकाश। अव माने क्या होता है? दूर हटना। जैसे अब उपसर्ग है अंग्रेजी का, अब्सेंट जो कहते हैं हम, अब्सेंट। अब क्या है? ऑफ, अवे। इसकी चर्चा मैंने किया है पहले के चर्चा में। अब माने अवे, ऑफ, दूर हटाना।
तो औ उसी का हिंदी में है औ। अवकाश, औ माने भी अवमानना, मान को घटित करना, अवमानना। तो अवकाश का अर्थ हुआ, आकाश माने प्रकट होना, और अव का माने दूर हो जाना। प्रकट नहीं है जो, अवकाश माने छुट्टी, जो उपस्थित नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, प्रकट नहीं है अपनी ड्यूटी पर, इसलिए अवकाश है। तो ये काश में लग के, अब एक इसलिए मैंने कहा कि ये असल में वर्ड जो है यहाँ ताला विश्व है, लेकिन हिंदी संस्कृत का कुछ तद्भव भी बना लेती है हिंदी। मान लीजिए ये विकास है, प्रश्न में आ गया है विकास, वही विकास है जिसकी मैंने चर्चा किया अभी। विकास, विकास का में कौन सा उपसर्ग है? तो का से ये इधर है, इधर वी उपसर्ग है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वी उपसर्ग है इसमें। ऐसे इसमें विकल्प दिया है वी, वीक, वीक कोई उपसर्ग नहीं है हिंदी संस्कृत का, वी का कोई उपसर्ग नहीं है, वी दीर्घई वाला। ये कोई बच्चा उधर से बोल दिया विकास में वी उपसर्ग है, और जो नहीं समझेगा वो दीर्घई वाला भी खींच सकता है, वी वाला भी लिख सकता है, लेकिन हर्स्व ई वाला भी उपसर्ग है विकास। रामानुज शब्द में कौन सा समास है? रामानुज, रामानुज सीधे सीधे इसका यदि हम कर दें अलग अलग इसको, तो राम प्लस अनुज, विग्रह यदि कर दें तो राम का अनुज, अनुज माने छोटा भाई, अनु माने पीछे, जो माने पैदा होने वाला, ये पीछे पैदा हुआ वो अनुज है, जो बड़ा भाई है उसको अग्रज कहते हैं, आगे पैदा हुआ है। राम अनुज माने राम का भाई, का लगा हुआ है, विभक्ति है उसमें, पूर्व मैंने चर्चा किया है एक समास में, धनहीन, धन से हीन से विभक्ति लगी, इसलिए इसमें भी राम का अनुज का विभक्ति है संबंध कारक की, काके की, इसलिए यह तत्पुरुष समास है रामानुज। और षष्ठी तत्पुरुष से यदि पूछ दे तो षष्ठी जिसको संस्कृत में कहते हैं, काके की षष्ठी, संबंध तत्पुरुष हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन इसमें वो भेद नहीं पूछा कि षष्ठी है कि संबंध है, तृतीया है, चतुर्थी, पंचमी है, क्या है। राम का अनुज सीधे कौन तत्पुरुष समास है? बहुब्रीहि विकल्प है इसमें, बहुब्रीहि नहीं है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व ये सब नहीं है, तत्पुरुष है। लेकिन यदि रूढ़ मान ले हम, ये यौगिक है, या यदि रूढ़ मान ले कि लक्ष्मण के नाम से रूढ़ है, यह राम का छोटा भाई रामानुज अर्थात लक्ष्मण यदि हम कह दें, रूढ़ मान लें तो बहुब्रीहि हो सकता है, लेकिन उस तरह का विग्रह नहीं है। राम का अनुज सीधे सीधी षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इसलिए तत्पुरुष समास है रामानुज। शब्द का पर्यायवाची शब्द है, शब्द का ही पर्यायवाची पूछ रहा है। शब्द, शब्द का पर्यायवाची क्या क्या दिया है? नाद पहला, दूसरा है निनाद, तीसरा है ध्वनि, चौथा विकल्प है इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है, नाद माने शब्द होता है, निनाद माने भी शब्द होता है, अंतर है। लेकिन ध्वनि माने, ध्वनि व्याकरण में हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं कि ध्वनि क्या है, जो हम उच्चरित करते हैं, हाँ ये ध्वनि है, जाओ ये भी एक ध्वनि है। लेकिन शब्द के अंतर्गत उसको नहीं रखा गया है, इसलिए ध्वनि तो इसका पर्यायवाची है नहीं, इनमें से सभी तब होगा ही नहीं। अब बचा नाद और निनाद, दोनों का माने साउंड, दोनों का माने शब्द होता है, आवाज, शब्द माने भी आवाज होता है, बहुत मिलते जुलते पर्यायवाची इसमें दिए गए हैं। तो नाद माने शब्द, और तब निनाद माने क्या होता है? नाद में यदि उपसर्ग लगा दिया निनाद तो क्या हो गया? वो निश्चयात्मक नाद हो गया, नि माने निश्चय, वो रिंगिंग साउंड है निनाद,
कल कल निनादिनी। निनाद जो है वो रिंगिंग साउंड, बजता हुआ, जिसे लयात्मक आवाज, जैसे कुछ जैसे लग रहा है, कंकण किंकिणी निपुर धूनी सुनी, ये जैसे कैसे लग रहा है, रिंगिंग साउंड। तो शब्द जब केवल पूछ रहा है कि शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें से सर्वाधिक उपयुक्त नाद ही लग रहा है। नाद माने शब्द, मिलते जुलते हैं सब ये, नाद निनाद ध्वनि, लेकिन थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म अंतर करते करते चले हम तो नाद आके बजता है। सही है। बहुत दूसरे तरह का ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं इसमें। चाय शब्द कौन लिंग है? दिया गया है विकल्प स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। चाय गर्म है से पता नहीं चला कि कौन लिंग है। एक दिन मैंने बताया था तो वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय। चाय ठंडी है ये बता रहा है कि स्त्रीलिंग है, चाय ठंडा है नहीं। विशेषण लगाएं, वो विशेषण जो संज्ञा के अनुसार बदलता हो। चाय गर्म है, गर्म तो स्त्रीलिंग में भी लगेगा, पानी गर्म है, नहीं पता चल रहा है। लेकिन ठंडा ठंडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि चाय स्त्रीलिंग शब्द है, चाय स्त्रीलिंग। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? देखिए विलोम, दंड, पारस्परिक सम्मान, अपमान। पुरस्कार और दंड अनुशासन के दो तरीके होते हैं, इसलिए पुरस्कार और दंड का अर्थ हुआ पुरस्कार का उल्टा दंड, विलोम दंड। पारिश्रमिक सम्मान अपमान नहीं, पारिश्रमिक तो है ही नहीं, सम्मान है ही नहीं, विलोम उसका, अपमान है ही नहीं, मान का अपमान होता है, तो दंड बचा एक। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद देख चुके हैं हम, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? संज्ञा के पाठ से भी आया प्रश्न। दक्षिण ये कौन सी संज्ञा है? विकल्प दिया गया है जातिवाचक, जाति जिससे होल क्लास, पूरी जाति का बोध हो। दक्षिण से ऐसा बोध नहीं होता है, दक्षिण एक दिशा का नाम है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, ये भाववाचक भी नहीं है। भाव में हर्ष, शोक, जो चीजें हम नहीं देख पाते हैं, भाव की बातें हैं, बचपन, बुढ़ापा, दया, क्रोध, घृणा, अच्छाई, उस तरह से नहीं है। गुणवाचक भी नहीं है, गुणवाचक कोई संज्ञा ही नहीं है। कौन सी संज्ञा पूछ रहा है? तो बचा व्यक्तिवाचक। ये विकल्प में कभी कभी कैंसिल भी करते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये सही है। लेकिन जो जान रहे हैं एग्जैक्ट कि नहीं यही सही है, वो इस तरह से कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। दक्षिण दिशाओं के नाम में एक नाम है, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कि पहाड़ का नाम हिमालय, गाय का नाम कपिला, नदी का नाम गंगा, पुस्तक का नाम रामायण, शहर का नाम पटना, उस तरह से दिशा का नाम दक्षिण, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है व्याकरण कि चू न करना मुहावरे का अर्थ। चू न करना, कोई चू नहीं करेगा, आवाज नहीं निकलेगा, मतलब मुहावरा है। आवाज नहीं करना, नहीं बोलना, सहजाना, व्यर्थ निंदा करना, आवाज नहीं करना, चू नहीं करना। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम, देखिए आकाश आ गया, जो काश हम लिखे थे। आकाश का विलोम पहला दिया है अंबर, वो पर्यायवाची है अंबर। पाताल सही है, आकाश पाताल एक करना। कुछ द्वंद्व समास हैं जो विलोम शब्दों से बने हैं, जैसे पाप पुणे, पाप का उल्टा पुणे। उसी तरह से आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल, आकाश का विलोम पाताल। व्योम वो पर्यायवाची है, व्योम माने आकाश। गगन माने आकाश, पर्यायवाची। देखिए 3 पर्यायवाची दे दिया और 1 विलोम दिया है, तो आकाश का विलोम शब्द पाताल सही है। कौन आता है? कौन आता है एक वाक्य है,
कौन आता है। इसमें पूछ रहा है कि पहले तो यदि हम विद्यार्थियों से पूछ दें कि इसमें सर्वनाम क्या है, तो बहुत विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उस सर्वनाम केवल इसी को जानते हैं कि मैं, हम लोग, तुम लोग, वह, यह, वे लोग, ये सर्वनाम है। बाकी अदर कुछ पूछने पर थोड़ा सा भटभटाते हैं। क्यों? कि सर्वनाम के बारे में पूरा नहीं जानते हैं, सर्वनाम कितने भेद होते हैं नहीं जानते हैं, इसलिए अब इसमें लगेगा कि कोई सर्वनामे नहीं है। भैया हुआ मैं तुम दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़े हैं कि संज्ञा के बदले में जो आता है सर्वनाम है, वो लगा रहे हैं परिभाषा इसमें, भाई कौन इसमें संज्ञा के बदले में आया है। लेकिन जो पढ़े हैं अच्छा से वो जान रहे हैं कि सर्वनाम का एक भेद है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कौन जो है इसमें, ये सर्वनाम है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? अब वो जान गए कि कुछ ऐसे भी सर्वनाम हैं जिससे प्रश्न किए जाते हैं, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन कौन आए हैं, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। कुछ न कुछ तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भी ध्यान में रखना जरूरी है। सर्वनाम का जब हम अध्ययन करेंगे, जो नियमित जो चल रहे हैं अध्याय हमारे, उसमें हमको सर्वनाम पर ही चर्चा करनी है। तो सर्वनाम में देखेंगे कौन कौन सर्वनाम होते हैं, उनकी क्या उपयोगिता होती है। अब देखिए एक प्रश्न आ गया, उस पर प्रश्न आ गया कि इसमें से सर्वनाम क्या है, कौन आता है। व्याकरण को लोग कहते हैं कि निरस विषय है, लेकिन उपयोगी है, परीक्षाओं में भी उपयोगी है। 100 में 34 अंक का यही आ रहा है, और जीवन की परीक्षा में भी उपयोगी है। जब आप बोलेंगे, लिखेंगे, प्रत्येक विषय की परीक्षा तो भाषा में देना है, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में दीजिए, हिंदी लैंग्वेज में दीजिए, तो भाषा की जरूरत है। भाषा की जरूरत है तो उसके नियम की जरूरत है, उसके ग्रामर की जरूरत है, व्याकरण की जरूरत है, इसलिए जानना जरूरी है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, कौन किसी व्यक्ति के लिए ही आया है, संज्ञा के बदले में आता है, उसी के लिए बदले में आया है। राम को या श्याम को, किसी को बोल रहा है कौन। ऐसे ऐसे सर्वनाम हैं जिनको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। और बोलो, अब ये 2 शब्द हैं, इसमें पता नहीं चल रहा कौन सर्वनाम है। और किसी चीज के बदले में, वस्तु के बदले में आया, संज्ञा के बदले में आया है। और कौन आ रहा है, और सर्वनाम हो गया यहाँ। और हम पढ़े हैं कि कंजंक्शन है, इधर हो गया सर्वनाम वाक्य में। और बोलो, औरों को मत देखो, क्या हो गया, औरों सर्वनाम है। तो प्रश्न आंसर देना भी परीक्षा में जानना जरूरी है व्याकरण। सुबह कौन सा लिंग है? देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का चैप्टर आ रहा है। संज्ञा का रूपांतर लिंग मैंने चर्चा किया है। लिंग क्या है, कैसे पहचानेंगे? सुबह, सुबह का लिंग बताओ। लिंग का निर्णय वाक्य में प्रयोग करके कहते हैं हम, सुबह हो गई। लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, सुबह हो गया नहीं, सुबह होने वाला नहीं, सुबह होने वाली है। सुबह दिया है, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग उभयलिंग कोई नहीं। सुबह, सुबह ऐसे अरबी का शब्द है, सुबह शाम। ये सुबह अरबी है और शाम फारसी है। जो इवनिंग शाम है, शाम के और कई अर्थ होते हैं, अरबी में अलग अर्थ हो जाता है, लेकिन जिस अर्थ में हम लोग प्रयोग करते हैं सुबह शाम, सुबह अरबी का है और शाम इसका विलोम यदि होगा शाम फारसी का है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है
तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। विकल्प दिया है समझदार, कुशाग्र, आज्ञाकारी, बुद्धिमान। तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि, इसमें कुशाग्र एक शब्द है। इसका विच्छेद यदि कर दें तो कुशा प्लस अग्र, कुशाग्र, कुश प्लस अग्र कहिए, कुशाग्र हो गया, और मिल के आ कुशाग्र। कुश एक घास है जिसको देखे हैं आप कि उसकी नोक बहुत तीव्र होती है, तीक्ष्ण, नुकीली। अब कुशाग्र उसको कहा गया है जिसकी बुद्धि कुश की नोक जैसी तीव्र हो, बारीक किस चीज में वो अंतर जान लेता हो, बारीक से बारीक चीज में भी उसकी समझ है, वो कुशाग्र है। कुशाग्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, कुशे की नोक के जैसी तीव्र बुद्धि वाले को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। और दिया ही है कि तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है, तो समझदार कोई जरूरी नहीं कि तीव्र बुद्धि वाला हो, समझता हो। आज्ञाकारी बुद्धिमान है ही नहीं, तो कुशाग्र का सबसे उपयुक्त इसमें तीव्र बुद्धि वाले के लिए कुशाग्र अच्छा है। ये प्रचलित भी है कुशाग्र बुद्धि। ये सब प्रश्न 100 अंक के पेपर में 2020 में आए हुए हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं। व्याकरण से इतने प्रश्न हैं। काजल शब्द कौन लिंग है? काजल पुल्लिंग। इतिहास शब्द का विशेषण क्या है? देखने लायक है यह। इतिहास, इतिहास का विशेषण इसमें दिया है ऐतिहासिक। दूसरा विकल्प है ऐतिहासिक। तीसरा विकल्प है इतिहासक। चौथा विकल्प है ऐतिहासिक। अब हम देखते हैं कि सही का निर्णय तो ठीक है, कौन सही है जानते हैं हम, लेकिन कैसे सही है वो। इतिहास देखते हैं, मैं इक इसमें लगा है प्रत्यय, इक। हम जानते हैं कि जब इक प्रत्यय लगता है तो शुरू का जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे समाज है, इसमें जब इक लगाते हैं तो सामाजिक, तो ये दीर्घ हो जाता है, सामाजिक नियम है। नगर से नागरिक, भूगोल में इक लगाएंगे तो भौगोलिक, उ का औ हो गया, ई का हो जाता है ऐ, तो इसमें ऐ है नहीं। भले ही अखबार में या किताबों में जो भी देखने को मिलता है, ऐतिहासिक बहुत लोग लिख देते हैं, लेकिन ये नहीं है। इक लगा तो इसको दीर्घ होना चाहिए, ये भी नहीं है, ई का ए नहीं होता है। जैसे शिव है, इसका विशेषण हो जाता है शैव, सी का शय हो गया। तो इतिहासक ये वर्डे नहीं है। ई का ये ऐ यहां हुआ है, ई का ऐ हो गया, इक लगा तो इसलिए इतिहास का विशेषण हुआ ऐतिहासिक। जहां भी शुरू में है उसका विशेषण बनाएंगे ऐ हो जाएगा। शिव का शैव, जीव का जैव। तो इस तरह से ये साबित हुआ कि इतिहास का विशेषण है, एक प्रत्यय लगा के बना है, और वो है क्या? ऐतिहासिक। इसलिए वो सही है, डी वाला विकल्प। अगला है बाल शब्द कौन सा लिंग है? लिंग से कई आ गए प्रश्न। बाल पुल्लिंग है, लंबे और घने बाल विशेषण लगा दिए, पता चल गया लंबे और घने बाल ये पुल्लिंग है। बाल बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, लिंग में हमने देखा है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? बहुत आसान भी आ रहे हैं।
प्रश्न, हिमालय, हिम धन आलय हमने देखा है संधि के अध्याय में। हिमालय अ प्लस अ मिल के आ हो गया हिमालय, दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है लोक शब्द का विशेषण। लोक, इसको भी देखना है। दिया है विकल्प इसमें लौकिक, लोकपरक, लोकेश, ये सब विशेषण नहीं है। लोक में ईक लगाया और लो का लौ हो गया लौकिक, ये विशेषण है। लोक माने संसार, लौकिक माने सांसारिक। संसार में ईक लगाए सांसारिक सा हो गया। तो जहां भी ईक लगाएंगे वहां हम पूर्व शब्द को दीर्घ कर देते हैं। समाज का लिंग निर्णय, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कपड़ा, पर्यायवाची इसमें दिया गया है कि वसन, पदम, उदक, मृगांक, तीनों तो एकदम बिल्कुल भिन्न है। मृगांक, उदक और क्या क्या है, लेकिन एक दिया है वसन। वसन, वसन वस आच्छादने, वस माने रहना, निवास करना, आच्छादन जिससे हम आच्छादित होते हैं। वस्त्र है कपड़ा, ये हमको आच्छादित किए हुए है, ढके हुए है, इसमें वसते हैं हम, ये हमारा त्राण रक्षा करता है, इसलिए वस्त्र है। वस्त्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? जो त्रायते, वसने वाले को जो त्राण दे, रक्षा करे। ये वस्त्र क्यों पहनते हैं? शरीर की रक्षा के लिए, इसलिए उसका नाम है वस्त्र, जो वसने वाले की रक्षा करे। उस तरह से वसन, असन, वसन, वसन आच्छाद्यते अनेन इति वसन, वसने अनेन इति वसन, ये जो शरीर को ढका रहता है वो वसन है, कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची है वसन, वसन माने कपड़ा। वसन और वस्त्र सब वस्त्र धातु से बना है, वस्त्र माने रहना, इसमें हम रहते हैं, इसमें रक्षा पाते हैं, इसलिए वस्त्र है। शब्दान 22 पसेरी, समाज का लिंग निर्णय दिया है, समाज पुल्लिंग है। अच्छे लोग अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, अच्छा समाज। शब्दान 22 पसेरी मुहावरे का अर्थ है। सावधान 22 पसेरी लोकोक्ति है एक, सावधान 22 पसेरी। सावधान 22 पसेरी में पैया हो या अच्छा हो, सब 22 पसेरी है भाव उसमें, मतलब सबको एक ही नजर से देखना। इसमें विकल्प दिया गया है कि बहुत सस्ती होना, ये नहीं है सावधान 22 पसेरी का मतलब। 22 पसेरी अनाज होना ये भी नहीं है, बहुत महंगा होना ये भी मिलता नहीं है। अच्छा बुरा सबको एक समझना, हम लोग प्रयोग करते हैं दिन रात, सावधान 22 पसेरी समझे हैं, मतलब जो गुणहीन है गुणवान है सबको एक ही भाव तोल रहे हैं, जो बुद्धिमान है मूर्ख है सबको एक ही तराजू पर तोल रहे हैं। सावधान 22 पसेरी मतलब अच्छा है तो भी, अब बुरा है तो भी, अच्छे को ना कोई सुविधा है और ना बुरे को कोई दंड है। सावधान 22 पसेरी चल रहा है, माने अच्छे बुरे को एक समान समझना। अंतिम विकल्प इसका सही है डी। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? ये समास अध्याय से कई प्रश्न आ रहे हैं। प्रतिदिन अव्यय, अव्ययी भाव समास है एक, इसमें विकल्प दिया गया है तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास। तत्पुरुष को हमने देखा विभक्तियों वाले समास होते हैं, बहुव्रीहि देखे हैं हम, क्यों किसी दूसरे के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी दूसरे का बोध कराता है, वो नहीं है। द्विगु समास नहीं है, संख्या पूर्व द्विगु, जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो द्विगु है, वो नहीं है। तो प्रतिदिन अव्ययी भाव है। अव्ययी भाव का क्या लक्षण है? अव्ययी भाव का अर्थ हुआ कि इसमें एक उपसर्ग लगा रहता है जो अव्यय होता है और पूरे पद को अव्यय बना देता है।
इसमें कभी कोई प्रतिदिन किसी भी वाक्य में प्रयोग कीजिए प्रतिदिन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लिंग वचन कारक के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए अव्यय है, इसलिए अव्यय भाव हो गया। प्रथम पदी जो प्रति है, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन एक अव्यय है अपने आप में, प्रति उपसर्ग है, यह अव्यय है, ये दिन पूरे को पूरा पद अव्यय हो जाता है, इसलिए अव्यय भाव है। समास का चैप्टर देखेंगे तो उसमें विस्तार से समझेंगे क्या है अव्यय, कौन सा समास है, कैसे पहचानेंगे कौन समास है, किसका क्या विग्रह है। शिव शब्द का विशेषण होगा, शिव शब्द का विशेषण, शिव इसका विशेषण विकल्प दिया गया है। शिवा शैव शाक्त शंकर, इसका दिया गया है शिवा, ये विशेषण नहीं, इसका स्त्रीलिंग बना है, ये लिंग परिवर्तन है, शिव से शिवा, शिवा स्त्रीलिंग है। अब दिया है अन्य विकल्प, लेकिन इसका शिव का विशेषण होता है शैव, जैसे जीव का हमने कहा जैव, उस तरह से शिव का विशेषण हुआ शैव। ये 34 प्रश्नों की चर्चा की है हमने। हिंदी के जो 100 मार्क्स के जो पेपर हैं, जो साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आते हैं, 2020 के वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आए थे 100, लेकिन ये 34 प्रश्न उसमें आए। 60 में 50 करने होते हैं, उसमें 34 प्रश्न व्याकरण से हैं। आगे और निबंध लिखना है, संक्षेपण करना है, लेकिन जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं व्याकरण भाग, उसमें से हमने सोचा कि क्या उपयोगी है विद्यार्थियों के लिए व्याकरण। कुछ लोग कहते हैं कि व्याकरण निरस्त विषय है, लेकिन ये तो बिल्कुल, जो परीक्षाएं हैं हमारी, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें हिंदी विषय से प्रश्न आते हैं जिसमें व्याकरण की जानकारी जरूरी है। इसलिए मैंने पहले व्याकरण को उठाया है कि लैंग्वेज यदि मजबूत है, भाषा मजबूत है, तो कोई भी विषय मजबूत होगा। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जब हिंदी में ही सभी विषयों की परीक्षा देनी है, तो हिंदी भाषा मजबूत पहले जरूरी है। शुरू में हम देखते हैं कि बच्चों को भाषा और गणित 2 ही विषय पढ़ाए जाते हैं, चूंकि 2 अच्छे हो गए तो सब अच्छे हैं। मैथमेटिक्स का अर्थ ही होता है, मैथमा माने ज्ञान, नॉलेज के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। अर्थमेटिक इज प्राइमरली टॉट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल ट्रेनिंग। गणित वो बनाने के लिए नहीं पढ़ाई जाती है कि हम गणित बनाना, बहुत सारे प्रश्नों को हल कर देंगे, ये उद्देश्य है गणित बनाने का, कि पूरी किताब के प्रश्नों को हल कर देंगे, ये उद्देश्य नहीं है। उन गणित के प्रश्नों के हल करने के क्रम में हमारा मेंटल ट्रेनिंग होता है, चीजों को ढंग से सोचने की बुद्धि विकसित होती है, समस्याओं को गणितीय तरीके से सोचने की समझ पैदा होती है। और लैंग्वेज, भाषा जो है अभिव्यक्ति का माध्यम है। हम अपने को, अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त कर पाते हैं सामने वाले के सामने, इसलिए भाषा शुद्ध, परिमार्जित और सही होना जरूरी है। सबसे पहले भाषा, भाषा जिसकी अच्छी है उसकी समझ भी अच्छी है। गणित के बहुत सारे प्रश्न गलत होते हैं उसकी भाषा को नहीं समझने के कारण। तो अंग्रेजी माध्यम हो तो इंग्लिश, हिंदी माध्यम हो तो हिंदी, दोनों भाषाओं को बढ़िया से समझना सबके लिए जरूरी है। विद्यार्थी हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, किसी भी पेशा में हो, भाषा तो जरूरी है। इसी के माध्यम से तो आदान प्रदान करेगा, लेना देना, बोलना, विचार विनिमय। धन्यवाद।